आपका स्वागत है युव तरंग में। आपके साथ मैं हूं शिखा शर्मा। रक्तदान को महादान कहा जाता है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि सबसे अनमोल क्या है तो वो कहेगा जीवन। रक्तदान कर आप किसी का जीवन बचा सकते हैं और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि रक्तदान केवल मनुष्य ही कर सकता है किसी की ज़िंदगी को बचाने के लिए। इसे बनाया नहीं जा सकता। और जब रक्तदान की बात हम करते हैं तो किसी को अगर जीवन दान दिया जाए तो ये अमृत समान हो जाता है। रक्तदान को हम अमृतदान भी कह सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे रक्तदान से जुड़ी हुई ही कि कैसे आप रक्तदान कर सकते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, कौन से आपके मन में डर हैं, उन्हें भी आज हम दूर करेंगे। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं खास मेहमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी। आप सहायक आचार्य हैं जेके लॉन में, प्रभारी IHTM एवं ब्लड बैंक विभाग। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद शिखा जी। इनके साथ ही हमारे साथ हैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी। आप रक्तदान प्रेरक हैं और 10 साल से भी अधिक समय हो चुका है आपको रक्तदान के लिए प्रेरणा लाते हुए, और आप रक्तदान करते भी रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और अनुभव भी आपको हम सुनवाएंगे हमारे युवा साथियों की, जिन्हें हम युवा नायक भी कह सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि युवा नायक क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि ये वास्तविक जीवन के नायक हैं जो रक्तदान करते हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमारे सभी युवा नायकों का और युवा साथियों का हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो अब जब कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है तो सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में भी है और आपके मन में भी आता होगा कि रक्तदान की हम बात करते हैं, इसे महादान भी कहते हैं, अमृतदान भी कहते हैं, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? तो इसका जवाब तो डॉक्टर साहब ही हमें दे सकते हैं। तो सर, रक्तदान इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? शिखा जी, आपने इस क्वेश्चन का जवाब आपने खुद अपने ही वाक्यों में पहले दे चुकी हैं। एक्चुअल में ब्लड जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और रक्त की हमेशा कमी बनी रहती है। ऐसा इसलिए है कि समाज में बहुत सारी मिथ्या हैं, भ्रांतियां हैं, कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं, इनको लेके कि लोग डोनेट नहीं करते। और रक्त की आवश्यकता निरंतर रूप से बनी रहती है जीवन को चलाए रखने के लिए। समाज में एक्सीडेंट भी होते हैं और भी मेडिकल बीमारियां होती हैं, उनके लिए रक्त की आवश्यकता है। कई बार शरीर पूरा नहीं कर पाता तो वो हमें दान से ही पूरी करनी है। अब आपने कहा कि रक्तदान जीवन देने के बराबर है। जब आप किसी को जीवन देंगे तो वो हमें दान के थ्रू ही लेना है। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज को जागरूक करें और दान करवाएं। रक्तदान इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर, आपने ये तो बताया कि महत्वपूर्ण है। अब स्थिति की अगर हम बात करते हैं आज के समय में कि कितनी हमें आवश्यकता होती है या कितनी कमी रह जाती है इस दौर में, तो वो भी आप हमें समझाएं। बहुत बढ़िया सवाल किया। अगर हम वर्ल्ड वाइड सिनेरियो की बात करें और भारत की भी बात करें तो टोटल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पॉपुलेशन का 1% हमें डोनेशन की जरूरत पड़ती है। यानी कि ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है, आज हम जैसे मान के चलें कि 150 करोड़ की जनसंख्या है भारत में, तो हमें साल भर में करीब करीब 1.5 करोड़ यूनिट की जरूरत पड़ेगी। परंतु दुर्भाग्य ये है कि अभी भी हमारे यहाँ भारत में 1 करोड़ के आसपास यूनिट डोनेट होती हैं पूरे भारत में। 50 लाख यूनिट की कमी चल रही है। 50 लाख यूनिट की जो कमी है वो पूर्ति करेंगे केवल और केवल युवा साथी, क्योंकि रक्तदान के लिए आपको भी पता है एक स्पेसिफिक एज लिमिट होती है, उसी में कर सकता है। और ये युवा जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये इसका उदाहरण है। केवल यही लोग इसकी पूर्ति कर सकते हैं। अगर अब संभावना व्यक्त की जाए, अगर इनमें से केवल और केवल जो एलिजिबल डोनर्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, उनमें से केवल 2% अगर रेगुलर डोनेट करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रेगुलर डोनेशन, वो रेगुलर डोनेट अगर अपन करें तो शायद हम आवश्यकता की पूर्ति कर पाएं। तो सर ने अभी हमें बताया कि रक्तदान इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है और कौन से लोग हैं जो रक्तदान कर सकते हैं, ये भी सर हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे आपने अभी उम्र की बात की, तो कौन सी उम्र होती है और क्या क्राइटेरिया होता है रक्तदान करने के लिए? रक्तदान के लिए WHO ने कुछ क्राइटेरियाज फिक्स किए हुए हैं। उनका भारत में संचालन करती है NBTC और SBTC। तो उनकी अगर हम बात करते हैं तो एक शुरुआत से हम बात करें, उम्र की सबसे पहली बात आती है उम्र। उम्र 18 साल से लेके 65 साल तक होनी चाहिए।
वजन की बात करें तो वजन उस व्यक्ति का लगभग 50 किलो होना ही चाहिए, क्योंकि उससे कम होगा तो फिर दिक्कत आती है। और हीमोग्लोबिन, सबसे जो अपन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया की बात करते हैं तो वो हीमोग्लोबिन का लेवल है, वो 12.5 ग्राम होना चाहिए। ये 3 तो हुए मुख्य क्राइटेरिया। इसके बाद फिर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि वो उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं हो जो दूसरे में ट्रांसफ़र हो सके, जिनको कि अपन TTI बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ऐसी कोई बीमारी ना हो। अब बात आती है कि रक्तदान, डोनर के लिए रक्तदान का केवल ऐसा उद्देश्य नहीं है कि केवल रक्तदान कर दिया जाए। रक्तदान का सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है कि सुरक्षित रक्त सुरक्षित मरीज तक कैसे पहुंच पाए। तो सुरक्षित रक्तदान के लिए फिर और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि हमें इसमें दोनों का फायदा करना है। डोनर का भी फायदा होना चाहिए और मरीज को, जिसको अपन रक्त दे रहे हैं, उसको भी सुरक्षित रखें। तो मरीज के लिए और डोनर के लिए, दोनों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत सी चीजें हैं जो हमें मेंटेन करनी चाहिए। अब आती है कि मलेरिया की बात करें, जैसे कई सारी मेडिकल डिजीज होती हैं जिनमें मलेरिया भी है और भी है। तो जिस एरिया में मलेरिया रेगुलर है तो उस एरिया में करीब 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए, और जिस मरीज को मलेरिया हुआ है उसको लगभग 3 महीने तक डोनेट नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो साधारणतः देखी जाती हैं। ब्लड प्रेशर है, अगर आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन चल रहा है मेडिसिन से तो आप डोनेट कर सकते हैं। एक हमारे समाज की बड़ी कॉमन सी बीमारी है डायबिटीज। डायबिटीज अगर आपकी दवाइयों से नियंत्रित चल रही है तो आप डोनेशन कर सकते हैं। अगर आप इंसुलिन पर डिपेंडेंट हैं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। एक साधारण सी बीमारी थायराइड की बात करें, थायराइड वाले को हम अवॉइड करेंगे। बहुत साधारण सी है, सर्दी का मौसम है, वायरल डिजीज चल रही है। अगर किसी को हुआ है तो आपको 7 दिन का अवॉइड करना पड़ेगा। आप किसी एंटीबायोटिक पे चल रहे हैं, किसी खून पतली करने की दवा पे चल रहे हैं, तो आपको कम से कम 7 दिन का गैप करना पड़ेगा। तो सर, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छे तरीके से हमें समझा दिया, और हमारे युवा साथी जो अभी कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें भी समझ आ गया होगा कि क्या क्राइटेरिया है और आप कौन सी स्थिति में रक्तदान कर सकते हैं। अब ये बात जब हमें समझ आ जाती है तो हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं जो रक्तदान के लिए प्रेरक बने हुए हैं और सबको प्रेरित करते हैं। तो सुरेंद्र जी, जब बात आती है रक्तदान की तो सबसे पहले तो मन में ये विचार आता है कि जो प्रेरक बने हुए हैं उन्हें कहाँ से प्रेरणा मिली और आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैडम, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले आज से करीबन 12 साल पहले मेरे एक मित्र की दादी जी थी, उनका हीमोग्लोबिन 3 रह गया था और वो अचानक बेहोश होकर गिर गए थे। उनको करौली जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। उस समय देखा कि ब्लड के लिए कोई तैयार नहीं होता था, तो मैंने मेरे 5 दोस्तों को तैयार किया और हमने जाके उन 5 लड़कों ने जाके ब्लड डोनेट किया। उस समय वो अनुभव हमारा ऐसा रहा कि हमने देखा कि ब्लड के लिए और भी वहाँ जिला जो अस्पताल था उसमें कितने लोग परेशान होते हैं। उन्हीं सबको देखते हुए हमने एक ग्रुप तैयार किया और ये सोचा कि आगे से हम कोशिश करेंगे कि ब्लड के लिए किसी को भी परेशान नहीं होने देंगे। तो इसमें बहुत सारे माध्यम है, सोशल मीडिया है और भी हमारे बहुत माध्यम है, टेलीफोन वाला माध्यम है, अखबार में भी हम न्यूज़ निकलवाते हैं, डोनर्स को मोटिवेट करते हैं। आज पूरे राजस्थान में एक ऐसा ग्रुप तैयार हो गया कि किसी को भी ब्लड या ब्लड के कंपोनेंट्स किसी की भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे गर्भवती महिला हो या एक्सीडेंटल केस हो, हमारे डोनर्स तुरंत जाते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनकी जान बचाते हैं। तो अब हमने जाना सुरेंद्र जी से कि उनकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि शुरुआत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एक जब उन्होंने देखा कि उनकी दोस्त की दादी जी की तबीयत खराब है और उन्हें ब्लड की आवश्यकता है, तब वो रक्तदान के क्षेत्र में आगे आए और आज वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं युवा होकर रक्तदान के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि किसी को ब्लड की आवश्यकता है और वो परेशान है या फिर ब्लड की कमी अगर आपको दिखाई देती है तो आपको भी इस बारे में सोचना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि हमारे युवा साथी इस बारे में ज़रूर सोचेंगे और रक्तदान के लिए आगे आएंगे। आज कार्यक्रम में हमारे साथ ऐसे युवा साथी जुड़े हुए हैं जो रक्तदान करते रहते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे युवा साथियों की तरफ और उनके मन में जो भी सवाल या जिज्ञासा है वो पूछ सकते हैं। मेरा नाम रोहित है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनका हीमोग्लोबिन तो लगातार क्या है कि गिरता रहता है, उनको क्या है कि ब्लड चढ़ाते हैं फिर से गिर जाता है, तो इसका कारण क्या है? हाँ रोहित जी, आपने एक अच्छा सवाल पूछा। आप देखते हैं कि कैंसर के पेशेंट्स को, थैलीसीमिया के पेशेंट्स को बार बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और आप कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन उनका बार बार कम होता रहता है। एक्चुअल में
कैंसर पेशेंट्स की अगर अपन बात करते हैं तो बोन मैरो सप्रेशन होता है उनमें। बोन मैरो जब सप्रेस होगा, जहाँ से कि ब्लड बनना चालू हुआ है, जब ब्लड ही नहीं बन पा रहा तो उनका बार बार डिक्लाइन करेगा, तो उसकी पूर्ति आपके जैसे युवाओं से जो डोनेशन मिलता है उससे पूर्ति होती है। एक कैंसर में जितनी भी अपन साइटोटॉक्सिक्स ड्रग देते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग ऐसा नहीं है कि केवल उसी कैंसर वाली सेल्स पे काम कर रही है, उसके अलावा आपकी स्वस्थ सेल को भी डैमेज करती है और वो जाके आपके बोन मैरो को भी सप्रेस करेगी। इस वजह से रेगुलर उन लोगों का हीमोग्लोबिन कम होता रहता है। हीमोग्लोबिन ही नहीं, उनकी और भी चीज़ें हैं, कई बार प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं, कई बार WBC भी कम हो जाते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं और उनके लिए आप जैसे युवाओं का जो रक्त आ रहा है उन्हीं से उनकी जान बच पा रही है। तो हमारे युवा साथी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या क्या कारण होते हैं और कैसे युवा जब सामने आते हैं तो कुछ भी संभव हो जाता है। रक्तदान के क्षेत्र में भी हमारे युवा साथियों को आगे आना चाहिए। अब हमारे जो युवा साथी अपनी जिज्ञासा पूछना चाहते हैं। सर, मैं प्रीतम सिंह राजपूत, नो मोर पेन ग्रुप जयपुर से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि काफ़ी बार हमारे पास ऐसे केसेज आते हैं जिसमें डॉक्टर बोलते हैं कि फ्रेश ब्लड ही चढ़ेगा पेशेंट को, जबकि सर ब्लड का क्राइटेरिया होता है 42 डेज रिजर्व कर सकते हैं, यूज़ ले सकते हैं। तो सर ऐसा क्या रीज़न है और ऐसे कौन से केसेस होते हैं जिसमें सर डॉक्टर बोलते हैं कि फ्रेश ब्लड ही चढ़ेगा पेशेंट? देखो, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जब हमारे पास ब्लड ऑलरेडी स्टोर्ड है उसके बावजूद भी हम फ्रेश ब्लड की डिमांड क्यों कर रहे हैं? एक्चुअल में क्या होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें कि पोटेशियम लेवल बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं होता। अब ब्लड जब स्टोर होता है तो ब्लड आपको पता है कि वो जीवित है और जीवित माध्यम में स्टोर किया गया है एडिटिव्स में, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ छोटे मोटे केमिकल चेंजेज होते रहते हैं और जब वो केमिकल चेंजेज होंगे तो पोटेशियम लेवल उसमें बढ़ जाता है। तो उस पोटेशियम लेवल को जब अपन किसी नियोनेट्स में, जैसे कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में, जब आपने समझ रहे होंगे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, नियोनेटल जॉन्डिस एक बीमारी होती है जो कि बच्चा पैदा होते ही और उसका जॉन्डिस लेवल बढ़ गया, बाइलोरिन लेवल 30 तक पहुंच गया। अब अगर उसका इमीडिएटली नहीं किया तो उसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा जो कि परमानेंट डिसेबिलिटी में चला जाएगा। वो एक समाज के लिए बड़ा आघात होगा, क्योंकि एक बच्चा जो स्वस्थ होता वो पूरी जिंदगी भर मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें उसका पोटेशियम लेवल, और पोटेशियम लेवल जब अगर ज़्यादा चला गया तो बॉडी में कार्डियक रिदम खराब होगी और बहुत सारी उसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगे। शायद हो सकता है और भी गंभीर अवस्था में बच्चा वो पहुंच जाए जिसका कि हम इलाज कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें कई बार फ्रेश होल ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। उसमें पोटेशियम लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो फ्रेश होल ब्लड में हम जो मान के चलते हैं करीब 4 से 5 दिन का जो ब्लड मानते हैं वो हम फ्रेश होल ब्लड मानते हैं और उसमें उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत आसान से शब्दों में हमारे युवा साथी की जिज्ञासा को भी शांत किया और हमारे युवा साथी ब्लड डोनेशन करते भी रहते हैं। तो आप में से जो युवा साथी अपना अनुभव सुनाना चाहते हैं वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कि आपका कैसा अनुभव रहा ब्लड डोनेशन का। मैं लाखन मानसरोवर जयपुर, मैं खुद 12-13 बार ब्लड, 3 बार ATP डोनेट कर चुका हूँ। हमारी पूरी एक टीम है, पूरी युवाओं की टीम है जो समय समय पर रक्तदान करती है और समय समय पर हम ब्लड कैंप का आयोजन भी करते रहते हैं। पूरे जयपुर में 24/7 जहाँ ब्लड की ज़रूरत होती है वहाँ हम प्रोवाइड करते हैं। बाई ब्लड डोनर के द्वारा, ब्लड बैंक के द्वारा, जैसे प्रोवाइड हो जाए वैसे हम प्रोवाइड करते हैं। और इस बार भी हर बार मैं अपने जन्मदिन पर ब्लड कैंप का आयोजन करता हूँ। इस बार मैंने ब्लड कैंप का आयोजन किया था जिसमें जयपुर की प्रमुख हस्तियाँ थी और लगभग 350 यूनिट ब्लड एकत्रित भी हुआ था। उसमें IG किशन साई जी भी थे। तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। जो एक संदेश हमें मिला कि जब आप बर्थडे मनाते हैं तो हमेशा ऐसा होता है कि कोई दूसरा आपको तोहफा देता है, लेकिन बर्थडे पे अगर आप रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं तो आप दूसरों को एक जीवन दान का तोहफा दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तोहफा है जो दूसरे को देंगे और आपको तो खुशी मिलेगी ही इससे। अब सुरेंद्र जी, जब हमारे युवा साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप कैंप का भी आयोजन करते हैं, उन्हें मोटिवेट भी करते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब फर्स्ट टाइम डोनर कोई युवा आता है तो उसके मन में क्या डर होता है और उसे आप कैसे दूर करते हैं? मैडम, जब जिससे युवा की उम्र 18 साल हो जाती है, युवा या युवती की, उसके मन में एक डाउट रहता है कि कहीं ना कहीं ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाती है। हम उसको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे हम हमारे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए होते हैं, उनमें जोड़ते हैं और हमारी वर्किंग दिखाते हैं कि हम खुद भी डोनेट करते हैं। इसकी स्टार्टिंग मैंने मेरे खुद से कि कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप होता है उसका सबसे फर्स्ट डोनर मैं होता था कि मैं खुद डोनेट कर रहा हूँ, आप देखो इससे कुछ भी नहीं होता है।
बिल्कुल व्यक्ति स्वस्थ रहता है, बल्कि डोनेट करने वाले के इसमें बहुत सारे फायदे छुपे हुए होते हैं। उसको हम प्रैक्टिकली उन मरीजों के पास लेके जाते हैं जिनको वास्तव में ब्लड की ज़रूरत होती है, उनकी स्थिति को बताते हैं कि इनकी जान केवल आप ही बचा सकते हैं और इसको डोनेट करने से आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, आप पहले की तरह स्वस्थ रहेंगे और हर 3 महीने में आप वापस डोनेट कर सकते हैं जी। और युवा हमारे साथ जुड़ते हैं, वो हमारी वर्किंग को देखते हैं और पेशेंट के दर्द को समझते हैं और वो मोटिवेट होते हैं। और एक बार वो मोटिवेट होता है, एक डोनर मोटिवेट होता है तो वो एक कोऑर्डिनेटर बनता है और एक कोऑर्डिनेटर बनता है तो वो सैकड़ों युवाओं को मोटिवेट करता है और इसी आधार पे एक टीम बन जाती है। फिर एक जो डोनर था, जैसे मैं सबसे पहले एक डोनर था तो आज एक कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा हूँ, ऐसे हमने पूरे राजस्थान में हजारों कोऑर्डिनेटर तैयार किए जो लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं आज। तो एक शुरुआत से हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें खुद से शुरुआत करनी है और इसके बाद हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, जैसे आप खुद करते हैं। जब बात कैंप की हो रही है तो अभी आपने कहा युवक युवती आते हैं, तो अब मेरा सवाल ये है महिलाओं से जुड़ा हुआ कि उनकी कितनी संख्या रहती है, युवती और महिलाएं कैंप में कितना आते हैं और उनका ब्लड डोनेशन प्रतिशत लगभग कितना रहता है? जैसा कि मैंने काफ़ी गर्ल्स कॉलेजों में भी कैंप लगाए हैं, युवतियों का और महिलाओं का मतलब उनकी इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है ब्लड डोनेट करने की, लेकिन कुछ कारण होते हैं कि महिलाओं एनीमिक होती हैं या उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, इस वजह से वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाती। हमारी शुरुआत से ये प्रयास रहा है कि जितनी ज़्यादा महिलाएं ब्लड डोनेट कर सकें हम उनको घर से लाते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनको इसका फ़ायदा बताते हैं। तो पहले जो स्थिति थी आज से 10 साल पहले, आज वो स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है और हज़ारों महिलाएँ, कभी भी कोई भी कैंप लगता है 100 यूनिट का यदि कैंप है तो 30-35 महिलाएं उसमें ब्लड डोनेट करती हैं और इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। कुछ महिलाएं अपने पति को मोटिवेट करके उनको लेके आती है और वो जोड़े से रक्तदान करते हैं। अब एक चलन सा बन गया है कि मेरी जो एनिवर्सरी होगी तो दोनों जोड़े से रक्तदान करेंगे, जन्मदिन होगा यदि पत्नी का जन्मदिन है तो पति डोनेट करता है और पति का जन्मदिन है तो पत्नी डोनेट करती है। एक इतना अच्छा सिनेरियो देखने को मिलता है जिससे प्रैक्टिकली कितने लोगों की मदद होती है आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ये जीवन से जुड़ा हुआ होता है और एक डायरेक्ट जीवन बचता है। तो इसमें महिलाएं भी धीरे धीरे आगे आने लगी हैं और महिलाओं से अब जिस दिन महिलाएं पुरुषों के बराबर होने लगी, ये रक्त की कमी मैं मानता हूँ कि तो हमारी युवतियाँ भी आपस में दूसरों को भी प्रेरित करती है। जैसे कहा भी जाता है कि बेटी 2 घरों को जोड़ती है, तो प्रेरणा का काम कर रही है। और हमारे कार्यक्रम में भी एक ऐसी ही बेटी है जो रक्तदान करती हैं, तो उनसे भी उनके अनुभव हम जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आशा शर्मा है और मैं रक्तदान से लेकर अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैंने 5 बार रक्तदान किया और 2 बार एसडीपी डोनेट किए। मुझे अच्छा लगता है, ना कोई कमजोरी फील होती है, ना कोई ऐसा कुछ फील होता है कि हम नहीं कर सकते। महिला भी रक्तदान कर सकती है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, मतलब महिलाएं लड़कियाँ कर सकती है। रक्तदान महिलाएं करके देखिए, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है और अगर ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकती हैं। अभी जो युवतियाँ देख रही हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक जो इन्होंने बात कही कि किसी भी तरह की वीकनेस नहीं आती है, तो सर डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोगों के मन में आता है कि मेरा ब्लड निकाल लिया जाएगा तो मेरे तो कमजोरी आ जाएगी, मेरा ब्लड चला जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा, मुझे चक्कर आ जाएंगे, मतलब घबरा जाते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे और कितने समय में ये ब्लड वापस बन जाता है? देखिए शिखा जी, ये केवल और केवल एक मिथ है और अपन देखते हैं कि ना झूठ के पाँव नहीं होते और ये बहुत बड़ा झूठ है जो समाज में फैला हुआ है और फैलाया गया कि आप परोपकारी मत बनो। अब जब ये ब्लड डोनेट करते हैं बच्चे तो ये पक्का मान के चलो, मैं एश्योर कर सकता हूँ इनको कि इससे कोई कमजोरी नहीं आती। इवन देन इससे तो और चमक आती है। इसके लिए मैं एक बहुत पुराना उदाहरण दूंगा, आप लोगों के सामने बैठ के डिस्कस करते हैं कि गांव में एक पुराना कुआं है, उस कुएं में से सालों से पानी नहीं निकाला गया और एक कुआं है जिसमें से रोज पानी निकाला जा रहा है। तो आप किस कुएं का पानी ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे? निश्चित रूप से जिसमें से रोज पानी निकाला जा रहा है। ऐसे ही हमारे खून का है, जब इसमें से हर 3 महीने में से हम निकाल के डोनेट करेंगे तो ये एनर्जेटिक बना रहेगा, हमारी सोशल वेलबींग रहेगी, हमारा मानसिक एक एनर्जी लेवल बना रहेगा कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। सोशल वेलबींग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपको लग रहा है कि आपने समाज के लिए कुछ कर दिया तो उससे एक एनर्जी लेवल बना रहेगा। अब आती है रक्त वाली बात की कितने दिन में पूर्ति हो जाएगी। तो 24 घंटे के भीतर आपका जो 350 ml या 450 ml जो ब्लड लिया गया है उसकी पूर्ति हो जाएगी और आपके हीमोग्लोबिन का लेवल 7 दिन में पूरा हो जाएगा। और जैसा कि WHO ने यहाँ इंडिया के लिए सीन बना रखा है कि 3 महीने में आप रिपीट कर सकते हो डोनेशन।
तो वो ऐसा नहीं है कि हम 3 महीने से पहले नहीं कर सकते, परंतु कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, उनकी पूर्ति लगभग हम मान के चलते हैं 3 महीने में पूरी हो जाती है। तो 3 महीने में ये फैक्ट्री दोबारा से प्रोडक्शन के लिए तैयार है। तो ये तो ईश्वर का ऐसी कृपा है हमारे ऊपर जो दूसरों की जान बचाने के लिए है और हम इससे बचा सकते हैं। तो आपको भी बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए और भ्रांतियां हैं जिन्हें दूर किया जाना जरूरी है, और ऐसा तो सिर्फ हमारे युवा साथी ही कर सकते हैं। खुद भी जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। अब एक बार फिर से हम चलते हैं हमारे युवा साथियों की तरफ और जानते हैं उनके सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम भास्कर तिवारी है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि बॉडी के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल्स और अच्छे ब्लड लेवल्स मेंटेन करने के लिए अपन को कौन से फूड का इंटेक करना चाहिए? तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे सर। इसमें क्या होता है कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हमें ब्लड लेवल मेंटेन करने के लिए क्या खाना चाहिए या अपने भोजन में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। इनमें सबसे बढ़िया चीज़ है कि हम हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। अभी सर्दी है तो सर्दियों में पका हुआ जो अमरूद होता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो आप अमरूद ले सकते हैं। तुलसी का रेगुलर सेवन करो आप, उससे भी हीमोग्लोबिन लेवल बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। आप चुकंदर ले सकते हैं, आप आम ले सकते हैं, इसके साथ आप अनार ले सकते हैं जो कि अपना हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाते हैं। इसके साथ आप जितना ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन अपने भोजन में शामिल करेंगे हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा। कुछ महिलाएं जिनमें हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है उनके लिए भी मेरी एक सलाह है कि आप भोजन में हरी सब्जियों को शामिल करें, रेगुलर तुलसी का सेवन करें, आप सलाद में चुकंदर को शामिल करें। इन चीज़ों से ब्लड का लेवल बढ़ता है। आप नारियल पानी को भी शामिल करें, आप रेगुलर नारियल पानी लें। नारियल पानी से भी ब्लड के काफ़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है। और इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा। सुरेंद्र जी ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जिनका कि हम कर सकते हैं, पर इनसे भी साधारण एक जो सर्दियों का टाइम है, सर्दियों में हर जगह आपको हर खेत खलिहान में, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि गाँव में हीमोग्लोबिन का लेवल कम है महिलाओं में, क्योंकि हमारी क्या नारी शक्ति की एक शुरू से आदत रही है। नारी शक्ति पहले अपने पूरे परिवार को पालेगी और उसके बाद खुद पे ध्यान देगी। तो उसको खुद पे ध्यान देने के लिए कुछ नहीं करना, केवल एक छोटा सा काम करना है कि सबसे पहले तो जहाँ जड़ी बूटी रूखड़ी के रूप में, जैसे अपन देखते हैं कि बथुआ उग रहा है, बथुआ इजीली अवेलेबल है सर्दियों में, बथुआ, पालक। बथुआ आयरन का बहुत बढ़िया सोर्स है। बथुए की सब्जी बनाओ, बथुए की रोटी बनाओ, बथुए की भुजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ, आप सर्दियों में इसको रेगुलर यूज में लेते रहो। और एक और इम्पॉर्टेंट काम, हम सबके घर में लगभग आजकल क्या है कि आयरन को सप्लीमेंट कर दिया है नॉन स्टिक कुकवेयर्स ने। हम लोग आधुनिकता में तो जा रहे हैं पर अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया। तो अब हमारे घर में तवा बचा है ले दे के, तो महिला को ये करना चाहिए कि सब्जी बनी, एटलीस्ट दूसरों को बढ़िया खिला दिया तो अपनी सब्जी को 15 मिनट के लिए तवे पे पटक ले, उसको गर्म करे और उसके बाद खाए। आयरन की पूर्ति हो जाएगी। आयरन, और इंडिया में क्या है कि सबसे जो मोस्ट कॉमन एनीमिया है फीमेल्स में, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। आयरन की पूर्ति हुई, 3 से 6 महीने में आपका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन। और जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया कि अगर संभव है तो ऐसे फल खा लीजिए, बिल्कुल आप रहेंगे, आप चमकते रहेंगे। तो बहुत सारे उपाय हैं जो आपको मिल गए हैं अब डाइट से जुड़े हुए, तो आप उन्हें अपना सकते हैं अपना हीमोग्लोबिन लेवल ठीक रखने के लिए। हमारे युवा साथियों से हमारे संवाद जारी है, तो अब देखते हैं कि हमारे अगले युवा साथी कौन है जो अपने विचार हमारे साथ साझा कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम भगवान सिंह है। मैं रक्तदान करने के दौरान जो मेरे अनुभव है उनको शेयर करना चाहता हूँ। मैंने मेरे बड़े भाई से प्रेरणा लेके रक्तदान करना चालू करा। वो अपने बच्चों के जन्मदिन पर हमेशा रक्तदान करते हैं भाभी जी के साथ में। तो उनसे प्रेरणा लेके मैंने पहले रक्तदान करना चालू करा। फिर मैंने मेरे छोटे भाई को बोला, ऐसे करके हमारा पूरा परिवार इस समय रक्तदान करता है। और इस मुहिम में अब हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी भी जुड़ गए हैं, तो इससे काफ़ी खुशी होती है हमें। जी,
तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कैसे इन्होंने शुरुआत की और इनके परिवार जुड़ा, रिश्तेदार जुड़े, समाज जुड़े, तो इसी तरीके की शुरुआत हमें करते जाना है। सुरेंद्र जी, जैसे हमारे युवा साथियों को हम देख रहे हैं कि मोटिवेटेड हैं और आप भी यही काम करते हैं उन्हें प्रेरणा देने की, तो कौन कौन से काम है जो आप शामिल करते हैं ताकि हमारे युवा साथी प्रेरित हों और रक्तदान के लिए आगे आएँ? मैडम, इसमें आप जन्मदिन हो आपका, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, आप इसमें ब्लड डोनेशन को शामिल कर सकते हैं कि आपका जन्मदिन है, आप अपने 5 मित्रों को, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को ब्लड बैंक लेके जाएं, नज़दीकी ब्लड बैंक, और वहाँ ब्लड डोनेट करें। थैलीसीमिया वाले बच्चों के साथ एंजॉय करें, उनके साथ खेलें, उनके दर्द को समझें, और आप उनको समझोगे तो आप समझ सकते हो कि उनको जब रिपीटेड ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसका सीधा माध्यम केवल आप ही हो सकते हो। उसका माध्यम केवल युवा होगा, और यदि युवा उनके दर्द को जिस दिन समझ लेगा, हालांकि आज भी पहले की अपेक्षाकृत इतने ज़्यादा युवा ब्लड डोनेट करने लग गए हैं ताकि उन थैलीसीमिया वाले बच्चों की सीधी मदद होने लगी है। और हम देखते हैं कि जैसे कोई जन्मदिन पे, हमारे कुछ युवा साथी थे, उन्होंने अपने जन्मदिन पे कैंप लगाना चालू कर दिया, मैरिज एनिवर्सरी पे कैंप लगाना चालू कर दिया, अपने बच्चे के बर्थडे पे कैंप लगाना चालू कर दिया। इन आदतों को हम हमारे काम में शामिल करेंगे तो ब्लड डोनेशन बढ़ेगा। और हमारी जो मुहिम है, ब्लड डोनेट करने से कुछ भी नहीं होता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, दूसरे व्यक्ति की जान बचती है, और हमारा ब्लड एक तरीके से जिसे बोलते हैं अपन रीजनरेट होता है, मतलब दोबारा से बनता है, और हर 3 महीने में अपन ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मैं खुद भी 36 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। जब भी किसी, मतलब मैं इंतज़ार नहीं करता कि किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े, मैं 3 महीने होते ही ब्लड बैंक में जाता हूँ और ब्लड डोनेट करता हूँ, ताकि वो ब्लड ज़रूरत के समय पर किसी के काम आ सके। क्योंकि हम किसी को ज़रूरत के समय पर ब्लड डोनेट करेंगे तो हो सकता है कि वो उस समय नहीं पहुंच पाए जब ज़रूरत हो। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट अपन मानते हैं, रोड एक्सीडेंट में एक सिंगल पेशेंट को 30-40 मिनट ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। ब्लड बैंक में यदि ब्लड अवेलेबल नहीं हुआ तो हो सकता है कि ब्लड की कमी की वजह से उसकी जान जा सकती है। अपन इस भरोसे में बैठे रहें कि मेरे रिश्तेदार को या मुझे या मेरे किसी मिलने वाले को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डोनेट करूँगा। पेशेंट एडमिट है, आईसीयू में है, और उसको लगातार ब्लड चल रहा है, यदि ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल हुआ, और वो ब्लड कब अवेलेबल होगा, जब आप लोग डोनेट करेंगे। युवा डोनेट करने के बाद ब्लड बैंक फुल रहेंगे तो एक भी सिंगल मरीज को ब्लड की कमी की वजह से अपनी जान गंवानी नहीं पड़ेगी। महिलाओं को आप देखते हैं, डिलीवरियां होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल होता है तो सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो सुरेंद्र जी, आपने अभी बहुत ही अच्छे शब्दों में हमें समझाया कि ब्लड डोनेशन करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है और किस तरीके से आप प्रेरित करते हैं दूसरों को। आज डॉक्टर साहब ने भी हमें बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बताई कि रक्तदान कौन कर सकता है, कौन सी सावधानियाँ हमें रखनी है, किन बातों का ध्यान रखना, और रक्तदान करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाता है। इसके साथ ही हमारे साथ हमारे युवा साथी भी जुड़े जिन्होंने अपने अनुभव बताए, और साथ ही ये भी बताया कि किस तरीके से वो रियल लाइफ के हीरो हैं जिन्हें हम देखते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी, सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी और हमारे युवा साथी हमारे साथ जुड़े, आप सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि रक्तदान करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और हमारे युवा साथियों को तो अब ये अपनी आदत बना लेनी चाहिए। जैसा हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा, अपने जीवन में आप रक्तदान करते रहिए और दूसरों को जीवन दान देते रहिए। ये भी कहा जाता है कि जब आप दूसरों को खुशियाँ देते हैं, सुख देते हैं, दूसरों के दुख को दूर करते हैं तो आपकी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए अनुमति।